नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में। लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद जांच तेज हो गई है। एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में बनी हुई है। जांच एजेंसियां हरियाणा से लेकर पुलवामा तक छापेमारी कर रही हैं और बता दें कि दिल्ली विस्फोट में अब तक 9 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए। 20 से आंकड़ा बताया गया, हालांकि शुरुआती जो आंकड़ा है वो 20 ही है। वहीं पीएम मोदी ने इस पूरे घटना को लेकर कहा है कि जो भी जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, जल्द ही जांच रिपोर्ट सबके सामने होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जांच जारी है और ऐसे में लगातार इस बात को लेकर भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे में लाल किला और आसपास हाई अलर्ट रखा गया है। पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील है। रिश्तेदारों के फोन जब्त किए गए हैं। कश्मीर में कई जगह रेड हुई है। तो कुल मिलाकर उमर के घर वालों को यहां पर हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के भी सभी जिलों में पुलिस सतर्क है। गुजरात में राज्यव्यापी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर तमाम जो सटे हुए राज्य हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में एंटी साबोटाज प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है, यानी आप समझिए पूरे इलाके का घेराव किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मेट्रो होटल की चेकिंग लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर इस समय प्रशासन जो है अलर्ट मोड में है। तमाम राज्यों में इस समय दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट है। सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जहां पर उनकी ओर से यही बात दोहराई गई है कि जो भी इस पूरे धमाके के पीछे होगा, जो भी इसमें दोषी होगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है ऑल दोज आर रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी सीधे तौर पर तह तक जाने का काम किया जाएगा। और अभी इंतजार किया जा रहा है एफएसएल रिपोर्ट का, जिसके लिए 12:30 बजे का समय दिया गया था कि इसके आसपास जो है पहली एफएसएल रिपोर्ट जो है सामने आएगी। और शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, किस विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात हो या अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है उसकी बात हो। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव अभिषेक आनंद जुड़ गए हैं। अभिषेक,
फिलहाल जिस तरीके से लगातार इंतजार किया जा रहा है, 12:30 का समय हालांकि एफएसएल रिपोर्ट के लिए दिया गया था, इसमें विस्फोटक का पता लगने के अलावा और क्या-क्या खुलासे इसके जरिए होंगे? बिल्कुल निशु, देखिए थोड़ी देर पहले जब आपको मैंने बताया था कि एफएसएल का रिपोर्ट जो है वो 12:30 बजे करीब में आ जाएगा। हालांकि अभी रिपोर्ट अभी जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रक्रिया जो है वो पहला रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। उसमें तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि लगातार जो हम लोग ये बता रहे हैं, हालांकि वहाँ पे लोगों का ये तौर कहना है कि वहाँ पे सीएनजी ब्लास्ट हुआ था, गैस सिलेंडर फटा था, लेकिन जो मंजर जो वहाँ पर मैं देख करके आ रहा हूँ, ग्राउंड से मैं देख करके आ रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। कल रात में जब ये विस्फोट हुआ था 6:52 पे, उसके बाद जो वहां पर जो बॉडीज जो पड़ी हुई थी वो साफ तौर पे ये दर्शा रहा था कि वहां पे कहीं ना कहीं आरडीएक्स यूज किए गए हैं और भारी मात्रा में आरडीएक्स यूज किए गए हैं, क्योंकि ये आतंकी संगठन जो थे, ये दो आतंकी संगठन जो है दोनों के मिलन के बाद ये हुआ है। लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद के दोनों संयुक्त रूप से किया गया है। तो ऐसे में ये रिपोर्ट जो है साफ तौर पर यह बताया जाएगा कि जो आरडीएक्स जो है वो किस तरीके, कहां से ये आरडीएक्स आया था और इसमें जो इक्विपमेंट लगाए गए, जो केमिकल इसमें डाले गए थे वो किस तरीके के थे। हालांकि वहां पर जो फॉरेंसिक टीम, एनआईए की टीम, तमाम जो टीम जो है, तीनों एजेंसियां जो हैं लगातार जांच कर रही है और तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आज जिस तरीके से जो ये अटैक जो किए गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है, ये जो क्योंकि भीड़ भाड़ इलाके में ही इस तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। आपने देखा कि जो विजुअल जो हम लोग लगातार बराबर दिखा रहे हैं, ये कितना भयावह था, जो रूह कांप जाए इस तरीके का विजुअल था। लेकिन अब जो कुछ तस्वीरें तो इतनी ज्यादा संवेदनशील और विचलित कर देने वाली थी जो कि दर्शकों को दिखाई भी नहीं जा सकती हैं। ऐसे में अलार्मिंग फैक्टर ये रहा कि पहले जो बात होती थी कि रेडिकलाइजेशन यानी ब्रेन वॉश जो है वो गरीबों का हुआ करता था, जिनके पास पैसे नहीं है या फिर ऐसे लोगों को जो गरीब तबके के होते थे। लेकिन इस बार डॉक्टर है, डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, इतना समय देने के बावजूद यहाँ पर इस तरीके से रेडिकलाइज्ड इतने हाईली वो हैं कि इस तरीके से इस घटना को अंजाम यहाँ पर दे देते हैं। दिस इज वेरी अलार्मिंग कि आज के समय में जो है इस तरीके से इस स्तर पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है और अंदर ही अंदर हो रहा है, जो कि ऊपर उजागर भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल निशु, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉक्टर होकर के भी जो गंदगी भरा जो काम किया है, देश का नाम जो है वो खराब करने की कोशिश किया है। हालांकि इसका कनेक्शन जो है वो लगातार जैश मोहम्मद के साथ में पहले से ही कनेक्टेड था। ये पहले से भी कहीं ना कहीं एक बड़े बृहद पैमाने में ये अटैक करने की कोशिश कर रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट करने का अटैक। हालांकि दिल्ली में सबसे पहले उसने टारगेट किया था। आने वाले वक्त में हो सकता था कि ये यूपी में भी, जम्मू कश्मीर में भी, जैसे पुलवामा में जो जिस तरीके से अटैक हुआ था, पहलगाम में जिस तरीके से हुआ, ऐसे को लेकर के धीरे धीरे ये कड़ियां जो है और जोड़ने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल अभिषेक, और कड़ियां धीरे धीरे जुड़ रही हैं। बीच में आपको रोक रहे, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई है। करीब 1.25 घंटे तक ये बैठक चली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बैठक में मौजूद रहे। एनआईए से लेकर डीजी, डायरेक्टर आईबी इस बैठक में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इसमें जुड़े हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। पुलवामा में जो उमर के घर वाले हैं उनको हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 भाई उसके शामिल हैं और उसकी मां भी इसमें शामिल है, जिनको हिरासत में लिया गया। हालांकि जब उनसे पूछताछ हुई है तो उसमें उनकी ओर से ऐसा कोई भी संदिग्धि भरा बयान सामने नहीं आया। उनकी ओर से यही बताया गया कि हमारा बेटा जो है गया हुआ था, पैसे भेजता था, तो सीधे तौर पर उनकी ओर से इस पर मनाही हो रही है। इस बीच हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए। अभिषेक, ये बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक के बाद अब क्या सोचा जाए कि क्या बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहे हैं? देखिए निशु, ये बैठक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक था। हालांकि 1.25 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बाद जो है सभी लोग जो है अपने अपने जो घटना स्थल जो है वहां पर वो लोग पहुंचेंगे और तमाम चीज़ों को जिस तरीके से गाइडलाइंस जो दिए गए हैं अमित शाह की तरफ से कि और भी पुख्ता इसकी जाँच जो है वो पुख्ता किया जाए, किस तरीके से हुआ था। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलवामा अटैक का जो मेन सरगना जो था उमर, जो उसके फैमिली को भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके तरफ से, उसके माँ की तरफ से जो बयान जो आ रहे हैं कि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो पैसे भेजता था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा फैक्ट यही है, और भी उस पे ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए अमित शाह ने ये गाइडलाइंस दिया होगा कि उसको और प्रेशराइज किया जाए, ताकि उनके मुंह से और भी बातें सामने निकल करके आए। ऐसे में जिस तरीके जम्मू कश्मीर भी जो है वो पूरा हाई अलर्ट पे है लगातार, क्योंकि आपने देखा कि डीजीपी जो है वहां से वर्चुअली वहां से मीटिंग में जुड़े थे और उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि जगह जगह पर यहाँ पे चेक पोस्ट भी लगा दिए गए हैं और
उमर के घर पे जो है जो पुलिसकर्मी जो है जो स्पेशल टीम जो है अभिषेक, वहां और पर तैनात लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों को साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं बैठक के बाद की। ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए तमाम अधिकारी जो है आवास से निकले, और ऐसे में जो गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई है इसमें तमाम अधिकारियों की मौजूदगी दिखाती है कि कितनी ज्यादा सीरियसली पूरे मैटर को लेकर चर्चा हो रही है। तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में पल पल पर अपडेट जो है साझा किए जा रहे हैं। ऐसे में एक और बात निकलकर सामने आई है कि देखिए जिस तरीके से फरीदाबाद में इनका मॉड्यूल जो है ध्वस्त करने का काम किया गया, वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद उमर को लेकर सवाल उठ रहा था कि उमर आखिर कहां है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उमर को पता लग रहा था कि उसका पूरा मॉड्यूल जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रहा है, तो ऐसे में जल्दबाजी में उसने फिर एकदम से जो है शाम के समय ये जो विस्फोटक पूरी सामग्री लेकर वो चांदनी चौक पहुंच जाता है और वहां पर जाके गाड़ी पार्क कर देता है। इस बात को लेकर भी कई तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। बिल्कुल निशु, देखिए जब ये जिस तरीके से ये ब्लास्ट जो हुआ, सबसे पहले जब मोहम्मद को जब जो डॉक्टर जो है उसको अरेस्ट किया गया, उसके बारे में जिस तरीके से निकला वहाँ पर 300 RDX, 2 मशीन गन जो निकले हैं, 84 मशीन गन, माफ़ी चाहूँगा, 84 मशीन गन, 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और भी कई सारे इक्विपमेंट्स जो निकले गए हैं, जिसके बाद से जब उमर को ये बात पता चली होगी तो उसके मन में भी ये बात हुआ होगा कि हो सकता है कि उसका तार जो है मेरे पास भी आ जाए, जिसके वजह से उसने आनन फानन में अपना जो उसका जो लक्ष्य जो था वो पूरा करने के लिए जिस तरीके से स्लीपर सेल के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने जो कहा कि जल्द से जल्द करने के लिए जो उसको गाइडलाइंस दिया गया था उसके संगठन की तरफ से, वो जल्दबाजी में उसने 6:52 पर ये कार्य को पूरा किया है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में उसे घर पे जो सुरक्षा जो बढ़ा दी गई है और हर एक चीजों को गतिविधि जो है वो ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके क्या कुछ है, उसके मोबाइल भी खंगाले जा रहे हैं कि कब उसकी बातचीत हुई है, और पैसे जो जिस तरीके से उसके मां ने जो बयान दिया है कि पैसे भेजा करता था, पैसे किस तरीके से आते थे, क्या उसके सोर्सेस थे। और जो आपको बता दूं I-20 गाड़ी जो है वो बदरपुर बॉर्डर से जो क्रॉस होते हुए आई है, तो तमाम जगहों पे चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं जहां पे हर एक गाड़ियों को हर एक चीज को ध्यान में रख करके एक मेटल डिटेक्टर द्वारा वो गाड़ी को चेक किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा एक्सप्लोजन उसमें से ना निकले। निशु, बिल्कुल, और तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच जारी है। ऐसे में बार बार जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया है बेहद शातिराना तरीके से, और इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा अलार्मिंग फैक्टर यही है कि वो डॉक्टर था, पेशे से एक डॉक्टर। यानी मुश्किलें अब इस कदर हैं कि कोई हाइब्रिड की तरह काम कर रहा हो तो आपको नहीं पता है, क्योंकि प्रोफेशनली भी वो काफी एक्टिव था, लोगों का इलाज कर रहा था। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि शायद शक की सुई इस पर ना भी इसलिए भी ना गई हो क्योंकि एक डॉक्टर के तौर पर उसके घर पर मरीजों का आना जाना लगा रहता हो, तो ऐसे में ही कुछ और लोग भी उसके घर पर आए गए हों, लेकिन आसपास के लोगों को इस बारे में कोई संदिग्ध पहलू ना लगा हो, ये बात भी सामने आ सकती है। और ऐसे में स्लीपर सेल के तौर पर और प्रोफेशनली काम करने के लिए किस तरीके से हाइब्रिड तरीके से अब ये काम किया जा रहा है, ये भी एक अलार्मिंग फैक्टर है। बिल्कुल निशु, देखिए डॉक्टर होने के बावजूद क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स आते थे, उसका हॉस्पिटल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लोग जिस तरीके से वो इलाज करता था, क्योंकि किसी को भी ये अंदेशा नहीं था जो डॉक्टर जीवन देने वाला काम कर रहा है वही डॉक्टर जो है आज वो जीवन ले रहा है। क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा जो अटैक जो हुए, जो ब्लास्ट जो किया गया, कितने लोगों की उसमें जाने गई हैं और कितने लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि उसकी भी जिंदगी जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में सारे लोग झूल रहे हैं। तो ऐसे में किसी को भी विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। जिस तरीके से लखनऊ में जो किया है उसने साम्राज्य जो अपना जमा किया, लोगों का वोट गेन किया, एक तरह से इसको वोट गेन ही कहा जाए। उसका प्यार जो जनता का जो प्यार जीता है, जो विश्वास जो उसने इलाज के दरमियान में जो उसने जीता है, तो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के जरिए वो लोगों के बातचीत वो टटोलना चाह रहा था कि यहाँ पर किस तरीके से है, लोग आते हैं और किस तरीके से लोग रहते हैं, उनकी मंशा क्या है, कौन कौन से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में किसी पे भी इस तरीके से करना ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। आपराधिक जो मामला जो है इसको लेकर के भी गृह मंत्री अमित शाह, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आपने देखा कि पहलगाम में जिस तरीके से अटैक हुए थे, तो उसमें भी किस तरीके से आगे बढ़ चढ़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से मॉनिटरिंग कर रहे थे अपने आवास पे ही, और जो संगठन था उसको ध्वस्त करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। तो ऐसे में इस बार भी जो है एकदम जो सरकार जो है इसको लेकर के एक्टिव मोड पे है। निशु,
बिल्कुल अभिषेक, और इंतजार फिलहाल सबसे ज्यादा जो है एफएसएल रिपोर्ट का ही है, क्या कुछ विस्फोटक उसमें इस्तेमाल किया गया ये सामने आएगा। इसके अलावा अभिषेक बात ये भी हो रही है कि उस गाड़ी में उमर हो सकता है इसकी आशंका, हालांकि इसको लेकर पुष्टि अभी नहीं है कि उमर ही वो है या नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है, तो ऐसे में इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल है और ये देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि किस तरीके से जो है बाद में वो आगे बढ़ता है। और ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि डीएनए टेस्ट होगा, तो क्या एफएसएल की फर्स्ट रिपोर्ट में डीएनए को लेकर भी खुलासा हो सकता है? बिल्कुल निशु, देखिए एफएसएल का जो पहला रिपोर्ट जो है उसमें सबसे पहले जो होता है इनिशिएशन जो किया जाता है, सबसे पहले जो वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने जो जांच किया है, सबसे पहले तो वो रिपोर्ट देंगे कि जो क्या वो आरडीएक्स था और उसमें अगर वो आरडीएक्स था तो कितने केमिकल उसमें यूज किए गए थे और कौन कौन से उसमें केमिकल थे, कहाँ कहाँ से ये केमिकल्स लागे गए थे। क्योंकि एक्सप्लोजन जो होता है जब वो, क्योंकि डेटोनेटर के द्वारा जिस तरीके से उसमें, क्योंकि डेटोनेटर में एक टाइमिंग फिक्स कर दिया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक बीच में कोई भी विस्फोट नहीं होगा, जब वो समय सारणी जब खत्म हो जाता है उसके बाद वो ब्लास्ट होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो वो रिपोर्ट दिया जाएगा और फिर जो डीएनए टेस्ट जो वहां पे बॉडीज जो मिली हैं, जो वहां पे अवशेष जो मिले हैं, उसको भी लेकर के साफ तौर पे ये कहा जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ये किसके हैं, कौन से डीएनए हैं, किसका डीएनए है, उस पर मैच करने के बाद ही सेकंड रिपोर्ट जब आएगा तो उस पर पता चलेगा कि ये पुख्ता सबूत है और उसी से कनेक्टेड है या नहीं है, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। निशु, ठीक है अभिषेक, इस बीच हमारे साथ लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन भी जुड़ गए हैं। पुनीत, फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ हलचल है, क्योंकि दिल्ली में तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है और ज्यादा तमाम इलाकों को छावनी में तब्दील किया जा रहा है कि वहां पर जो है और ज्यादा हाई अलर्ट हो रहा है। फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ हलचल, क्या कुछ बीतते समय के साथ और कितनी एक्टिव पुलिस होती हुई नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर यूपी दिल्ली के ब्लास्ट के बाद में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इस वक्त अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो राजधानी लखनऊ के आईआईएम में मुत्तकीपुर में डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इस पूरे प्रकरण का कहीं ना कहीं हिस्सा रहा है और आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिसके पूरे इनपुट आईपी को, एटीएस को लगातार मिल रहे थे, उसके घर पर छापेमारी चल रही है। हालांकि ये जो छापेमारी है ये बेहद गोपनीय तरीके से करी जा रही है और उच्च अधिकारियों का कहना है कि अभी थोड़ी देर में ही मीडिया को इससे पूरा अवगत कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि देश में अगर कहीं भी आतंकवादी पकड़े गए हैं या जो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनका कोई ना कोई कनेक्शन यूपी से, विशेष रूप से यूपी से सटा हुआ विदेश है नेपाल, वहां से जरूर निकला है। और ऐसे में एटीएस ने, एनआईए ने तमाम तरीके की छापेमारी करते हुए इससे जो कनेक्टेड लोग थे उनको अरेस्ट किया है। डॉक्टर शाहीन, जो लालबाग लखनऊ की रहने वाली थी, जिसके पास जम्मू में AK-47 मिली और जिसका जो डॉक्टर मुक्किल है, जो बताया जा रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो फरीदाबाद में उसके बिहाफ पर काफी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन यूपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यूपी में एटीएस और आईबी काफी अलर्ट मोड पे है। लगातार इनके जो सहयोगी रहे हैं, किन किन लोगों से कांटेक्ट में थे, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर थे, लोगों के संपर्क में रहते थे, लेकिन बताया ये भी जाता है कि डॉक्टरी पेशे की आड़ में ये ब्रेन वॉश करता था, विशेष रूप से युवाओं का। उनसे कितने लोगों से इसने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के लिए किस साइट का यूज करता था, किस ऐप का यूज करता था, टेक्निकल इस पे पूरी जांच चल रही है। और जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उससे कनेक्टेड जितने भी लोगों की भूमिका सामने आ रही है, उनको लगातार अरेस्ट किया जा रहा है। जी और पुनीत, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ये किस लेवल पर हो रहा है, कि पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि अब आतंकवादी संगठनों के निशाने पर देश के युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर फरहान को अगर हम देखें, जिसका नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस था, जो इस तरीके की धार्मिक पुस्तकें छापता था जिससे देश में हिंसा हो, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ हो, कहीं ना कहीं देश की शांति व्यवस्था को भंग करना इनका पूरा प्लान है। और अब इनकी चपेट में देश के युवा हैं। इस बात को भी समझना होगा कि लगातार ये लोग किसी बड़े पेशे से जुड़े हैं, जैसे कि आपके सामने है कि ये पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टरी की आड़ में ये आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं जो इनके संपर्क में लोग आते थे उनको टेरर फंडिंग कराना, टेरर एक्टिविटीज में उनको जोड़ना, पूरा मॉड्यूल तैयार करना, ये इनका पेशा था। हालांकि देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी निगाहें जरूर बनी हुई हैं, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यहाँ देश में उनका धर्म संकट में है। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर से जब और पूछताछ होगी तो कई बातें निकल करके सामने आएंगी। जी
बिल्कुल, और पूछताछ का सिलसिला जो है वो भी जारी है। हमारे साथ लगातार अभिषेक भी बने हुए हैं। अभिषेक, तो जम्मू कश्मीर से जो तार जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर में हालांकि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, दो तो उसके भाई हैं, एक माँ, इसके अलावा और कौन कौन से लोग हिरासत में लिए गए, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, संगठन की अगर मैं बात करूं तो दो भाई हैं इसमें, उमर नाम का है और एक खालिद नाम का है, जो कि दोनों जो है एक भाई ही है और जैसे मोहम्मद के संगठन से ये जुड़ा हुआ था। हालांकि ये बहुत गरीब फैमिली से पहले बिलोंग करता था, लेकिन इसका ब्रेन वॉश करके इसको संगठन में जोड़ा गया है, जिसके बाद से इसकी जो और भी जो सारे दोस्त जो थे उनको भी साथ में ले लिया गया। तो ऐसे में इसकी कड़ियां जो है वो लगातार जुड़ती चली जा रही है। हालांकि 10 से 12 लोग हैं, इसके साथ में जो इसके फ्रेंड सर्कल के जितने भी लोग थे, लड़के थे, वो भी इसी संगठन में काम कर रहे थे। तो ब्रेन वॉश करने के बाद कोई भी चीज जो है दिमाग में नहीं रहता, जो सामने वाला जो बताता है वही चीज वो काम करने के लिए रेडी होता है। तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर में भी एक चीज ये बात बराबर सामने निकल करके आती है, जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं उसके बच्चे को, उसके लड़के को जो संगठन जो होता है लश्कर ए तोयबा जैसे हो गया, चाहे जैश मोहम्मद के संगठन जो होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं वो पैसे दे करके उसको खरीद करके उसको ट्रेन किया जाता है इस आतंकवादी संगठन को जुड़ने में और आगे बढ़ने में और जगह जगह पर इस तरीके का घटना को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में जिस तरीके से आज जो ये उमर के फैमिली को जो पकड़ा गया है तो उससे बातचीत की जा रही है, माफी चाहूंगा, बातचीत की जा रही है और आने वाले वक्त में जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारा कुछ संगठन तैयार किया गया था। बिल्कुल, और इंतजार सिर्फ अभी एफएसएल रिपोर्ट का है। क्या कुछ इसमें खुलासे होते हैं, क्या कुछ तार जुड़ते हुए इसके जरिए नजर आते हैं, देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से हाई अलर्ट है। पुनीत मोहन ने हमारे साथ तमाम जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपकी ओर से साझा की गई। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की खबर आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज।